दास्तान ईमान फरोशों की पार्ट 13। खातिमुद्दीन अलबर्क ने आसिफा को एक राज बना के रखा हुआ था। उसने अभी किसी को नहीं बताया था कि उसने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी की मनाही नहीं थी, लेकिन वो डरता था कि दोस्त मजाक करेंगे। कितना अरसा एक बीवी के साथ गुजार कर 40 साल की उम्र में नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली, मगर ये भेद छुप न सका। अली बिन सुफियान ने शहर में और फौजी कैंपों के इर्द गिर्द अपने जासूस फैला रखे थे। उसे इत्तलाएं मिल रही थीं कि फौजी मेलों के बाद शहर में भी जुआ और बदकारी बढ़ रही है। एक रोज़ एक जासूस ने अली बिन सुफियान को एक रिपोर्ट दी कि गुज़िश्ता 3 महीनों में उसने 4 बार देखा कि अलबर्क के घर से रात उस वक्त जब सब सो जाते हैं एक औरत स्याह लिबास में लिपटी हुई निकलती है। वो थोड़ी दूर जाती है तो एक आदमी उसके साथ हो जाता है। जासूस ने बताया कि 2 बार उसने यहाँ तक देखा, तीसरी बार उसने इस औरत का पीछा किया, उस आदमी के साथ एक मकान में चली गई, वहां से कुछ देर बाद निकली और उस आदमी के साथ वापस चली गई। इस जासूस ने बताया कि उसने इस औरत को गुज़िश्ता रात घर से निकलते एक आदमी के साथ जाते देखा, तो ताक़ुब किया, वो उसी मकान में दाखिल हो गई। ज़रा सी देर बाद वो एक आदमी के साथ मकान से निकले, वो दोनों शहर के एक बहुत बड़े मकान में दाखिल हो गई। जासूस मकान से दूर रहा। बहुत सा वक्त गुजर जाने के बाद इस मकान में एक एक करके 11 आदमी निकले। आखिर में यह औरत एक आदमी के साथ निकली। जासूस अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए उनके ताक़ुब में गया। अलबर्क के मकान से कुछ दूर आदमी एक और तरफ चला गया। औरत अलबर्क के मकान में दाखिल हो गई। जासूस अलबर्क जैसे हाकिम के घर के मुतालिक कोई बात करने कहने की जुरात नहीं कर सकता था, लेकिन अली बिन सुफियान की हिदायत और अहकाम बड़े ही सख्त थे। उसने अपने जासूसों, मुखबिरों और जासूसों से कह रखा था कि वो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की किसी हरकत को शक से देखें तो उसे भी बताएं, और वो किसी के रुतबे का लिहाज न करें। जहाँ उन्हें किसी किस्म का शक हो, वो कितना ही मामूली क्यों ना हो, वो अली बिन सुफियान को तफसील से बताएं। यह सब की जासूसी की ट्रेनिंग में शामिल था। जासूसी की कामयाबी का दारोमदार ऐसी हरकतों और बातों से होता है जिन्हें बेनाम समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस जासूस ने 4 बार जो मुशाहिदा किया था वो अली बिन सुफियान के लिए अहम था। वो अलबर्क की बीवी को अच्छी तरह जानता था। वो ऐसी औरत नहीं थी कि रातों को किसी गैर मर्द के साथ बाहर जाए। अलबर्क की कोई बेटी जवान नहीं थी। ये तो किसी को भी इल्म नहीं था कि अलबर्क ने एक नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली है। उसने इस मसले पर बहुत गौर किया। उसे ख्याल भी आया कि अलबर्क उसका दोस्त भी है। उसे हक पहुंचता है कि उसके दोस्त के घर में कोई गड़बड़ है तो उसके लिए कुछ करे, मगर उसके जहन में जो सोच गालिब थी वो ये कि शहर में मशकूक औरतों का रेला सा आ गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अलबर्क किसी बदकार औरत के चक्कर में आ गया हो। एक तरीका उसके दिमाग में आ गया। उसने अपने महकमे की एक औरत को इस रूप में अलबर्क के घर भेजा। वो एक मजलूम औरत है, उसका खाविंद मर गया है और उसके बेटे आवारा हो गए हैं, लिहाजा उसकी मदद की जाए। हिदायत के मुताबिक यह औरत उस अलबर्क के घर में गई। जब वो घर में नहीं था, दूसरी हिदायत के मुताबिक वो सारे घर में फिरी तो उसे आसिफा नजर आ गई। यह औरत अलबर्क की पहली बीवी से मिली, अपनी फरियाद पेश की और कहा कि वो अलबर्क से उससे सिफारिश करे। बातों बातों में उसने कहा, आपकी बेटी की शादी हो गई है या अभी कुंवारी है? उसे जवाब मिला, ये मेरी बेटी नहीं, मेरे खाविंद की दूसरी बीवी है। 3 महीने हुए उन्होंने शादी की है। अली बिन सुफियान के लिए तला हैरान कुन थी। उसके दिल में यह शक पैदा हो गया कि रात को बाहर जाने वाली उसकी नई बीवी हो सकती है। अली बिन सुफियान ने एक और औरत के हाथ अलबर्क की पहली बीवी को पैगाम भेजा, उसे कहीं बाहर मिलना चाहता है, मगर अलबर्क को पता न चले। उसने ये भी कहला भेजा कि उनके घर के मुतालिक कोई बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। अली ने मुलाकात के लिए एक जगह भी बता दी और वक्त भी वो बताया जब अलबर्क दफ्तर में मसरूफ़ होता था। वो आ गई। अली बिन सुफियान के दिल में इस मुअज्जज़ औरत का बहुत ही एहतराम था। उसने अलबर्क की बीवी से कहा कि उसे मालूम हुआ है कि अलबर्क ने दूसरी शादी कर ली है। बीवी ने जवाब दिया, खुदा का शुक्र है कि उसने दूसरी शादी की है, चौथी और पांचवी नहीं। बातें करते करते अली बिन सुफियान ने पूछा, वो कैसी है? बहुत खूबसूरत है, बीवी ने जवाब दिया। शरीफ भी है? अली बिन सुफियान ने पूछा। आपको उस पर किसी किस्म का शक तो नहीं? कुछ देर तक वो गहरी सोच में पड़ी रही। अली ने कहा, अगर मैं ये कहूँ कि वो कभी कभी रात को बाहर चली जाती है तो आप बुरा तो न जानेंगी। मुस्कुराई और कहने लगी, मैं खुद परेशान हूँ, ये बात किससे करूँ? मेरे खाविंद का यह हाल है कि उसका गुलाम हो गया है, मुझसे तो अब बात भी नहीं करता। मैं इस लड़की के खिलाफ खाविंद के साथ
बात करूं तो मुझे घर से निकाल देगा। वो समझेगा कि मैं हसद से शिकायत कर रही हूं। इस लड़की ये लड़की साफ नहीं, हमारे घर में शराब की बू भी कभी नहीं आई थी। अब वहां मटके खाली होते हैं। शराब? अली बिन सुफियान ने चौंक कर पूछा। अलबर्क शराब भी पीने लगा है? सिर्फ पीता नहीं, बीवी ने कहा, बदमस्त और मदहोश होता है। मैंने 6 बार उस लड़की को रात के वक्त बाहर जाते और बहुत देर बाद आते देखा है। मैंने ये भी देखा है कि जिस रात लड़की को बाहर जाना होता है उस रात अलबर्क बेहोश होता है, सुबह बहुत देर से उठता है। लड़की बदमाश है, उसे धोखा दे रही है। लड़की बदमाश नहीं, अली बिन सुफियान ने कहा, वो नहीं, कौम को धोखा दे रही है, जासूस है वो, अलबर्क को जासूस। बीवी ने चौंक कर कहा। मेरे घर में वो उठ खड़ी हुई, दांत पीस कर बोली, आप जानते हैं कि मैं शहीद की बेटी हूँ। अलबर्क पक्का मुसलमान था, उसने ज़िंदगी इस्लाम के नाम पर वक्फ कर रखी थी। मैं बच्चों को जिहाद के लिए तैयार कर रही हूँ। आप कहते हैं कि मेरे बच्चों का बाप एक जासूस लड़की के कब्ज़े में आ गया है। मैं अपने बच्चों पर बाप को कुर्बान कर सकती हूँ और इस्लाम को कुर्बान होता नहीं देख सकती। मैं दोनों को कत्ल कर दूंगी। अली बिन सुफियान ने उसे बड़ी मुश्किल से ठंडा किया और समझाया कि अभी ये यकीन नहीं है कि लड़की जासूस है, और ये भी देखना है कि अलबर्क भी जासूसों के गिरोह में शामिल हो गया है या उसे शराब पिलाकर सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस औरत को यह भी बताया गया कि जासूसों को कत्ल नहीं, गिरफ्तार किया जाता है और उनके दूसरे साथियों के मुतालिक पूछा जाता है। अली बिन सुफियान ने उसे कुछ हिदायत दी और उसे कहा कि वो लड़की की हर हरकत पर नज़र रखे। ये औरत चली गई। यूँ मालूम होता था जैसे अली बिन सुफियान की हिदायतों पर ठंडे दिल से अमल करेगी, मगर उसकी चाल और उसके अंदाज से यह भी मालूम होता था कि किसी भी वक्त बेकाबू हो जाएगी। वो हरम की औरत नहीं थी, वो खाविंद की वफादार बीवी और मुल्क व मिल्लत पर जानिसार करने वाली कौम की बेटी थी। खादिमुद्दीन अलबर्क और अली बिन सुफियान सिर्फ रफीक़े कार ही नहीं थे, उनके गहरी दोस्ती भी थी। वे हम उम्र थे, उन्होंने अखाड़े में मार्के खड़े किए थे। दोनों सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के पुराने साथी थे। इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद अलबर्क ने अली बिन सुफियान से दूसरी शादी छुपा रखी थी। अली बिन सुफियान को मालूम हुआ तो उसने अलबर्क के साथ इस बारे में कोई बात न की। उसकी बीवी की मदद से उसके घर का मुअम्मा हल करने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने अलबर्क के मकान और उसके मकान के दरमियान अपने जासूसों में इजाफा कर दिया। जहां अलबर्क की नई बीवी रात को जाया करती थी, अलबर्क की पहली बीवी के साथ बातें किए 2 रातें गुजर गई थीं। लड़की बाहर नहीं निकली थी। जासूस पूरी पूरी रात बेदार रहे थे। तीसरी रात निस्फ शब से जरा पहले अली बिन सुफियान गहरी नींद सोया हुआ था। उसने अपने अमले और अपने मुलाजिमों से कह रखा था कि जब चाहें उसे जगा सकते हैं। वो इन हाकिमों से अलग थलग था जो किसी को आराम में दखल डालने की इजाज़त नहीं देते थे। उस रात अली बिन सुफियान को मुलाजिम ने गहरी नींद से बेदार किया और कहा, ऊपर आया है, घबराया हुआ है। अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से निकला। सिहन 2-3 छलांग में पार किया और ड्योढ़ी से बाहर निकल गया। उसके अमले का एक आदमी बाहर खड़ा था। उसने कहा, मुलाजिम को दौड़ाएं, 10-12 सवार फौरन मंगवाएं, अपना घोड़ा जल्दी तैयार करें, फिर आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। अली बिन सुफियान ने मुलाजिम को 14 मुसल्ला सवार अपना घोड़ा और तलवार लाने को दौड़ाया और उमर से पूछा, कहो क्या बात है। उमर और आज़र नाम के 2 जासूस आसिफा को देखने के लिए मुतय्यन थे। अली बिन सुफियान ने उन्हें हुक्म दे रखा था कि लड़की घर से निकल कर कहीं जाए तो उसे फौरन इत्तला दी जाए। उमर बड़ी ख़तरनाक इत्तला लेकर आया था। उसने बताया कि थोड़ी देर गुजरे, अलबर्क के घर से स्याह चादर में सर से पाँव तक लिपटी हुई एक औरत निकली। 50-60 गज आगे गई तो अलबर्क के घर से उसी लिबास में एक और औरत निकली। बहुत तेज़ तेज़ अगली औरत के पीछे चली गई। जब उससे जरा दूर रह गई तो अगली औरत रुक गई। दोनों जासूस छुपे हुए थे, उन्हें कोई ना देख सका। वे पीछा भी छुप कर करते थे। दोनों औरतों में न जाने क्या बात हुई। उनमें से एक ने ताली बजाई। कहीं करीब से एक आदमी निकला। उसने बाद में आने वाली औरत को पकड़ना चाहा। औरत ने उस पर किसी हथियार का वार किया जो अंधेरे में नजर नहीं आता था। उस आदमी ने भी उस पर किसी हथियार से वार किया। जो औरत पहले आई थी उसकी आवाज़ सुनाई दी, उसे उठाकर ले चलो। दूसरी औरत ने उस पर वार किया, उसकी चीख सुनाई दी। दूसरी औरत ने उस पर एक और वार किया और आदमी का वार बचा गया। दोनों औरतें जख्मी हो गईं। उमर अली बिन सुफियान को इतला देने दौड़ पड़ा। आज़र वहीं छुपा रहा।
اسے دیکھنا تھا کہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے اس قسم کے ہنگامی حالات کے لیے تیز رفتار گھوڑے، تجربہ کار لڑاکا سواروں کا ایک دستہ تیار کر رکھا تھا۔ یہ سوار اپنے گھوڑوں کے قریب سوتے تھے، زین اور ہتھیار ان کے پاس رہتے تھے۔ انہیں یہ مشق کرائی جاتی تھی کہ رات کے وقت ضرورت پڑنے پر وہ چند منٹوں میں تیار ہو کر ضرورت کی جگہ پہنچیں۔ وہ اس قدر تیز ہو گئے تھے کہ علی بن سفیان کے ملازموں نے دستے کے کمانڈر کو اطلاع کی کہ 14 سوار بھیج دو، تو وہ علی بن سفیان کے کپڑے بدلنے اور اس کا گھوڑا تیار ہونے تک پہنچ گئے۔ علی بن سفیان کی قیادت اور عمر کی رہنمائی میں وہ واردات کی جگہ پہنچا دو سواروں کے ہاتھ میں ڈنڈوں کے ساتھ تیل میں بھیگے ہوئے کپڑوں کی مشالیں تھیں۔ وہاں 2 لاشیں پڑی تھیں۔ علی بن سفیان نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا، ایک البرق کی پہلی بیوی تھی، دوسرا آزر تھا، عمر کا ساتھی، دونوں زندہ تھے اور خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آزر نے بتایا کہ البرق کی بیوی کو پھینک کر چلے گئے تو وہ اس کے پاس گیا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر کے 3 وار کیے، وہ سنبھل نہ سکا، حملہ آور بھاگ گیا۔ آزر نے بتایا کہ دوسری عورت البرق کے گھر کی طرف نہیں گئی بلکہ ادھر گئی ہے جہاں پہلے جایا کرتی تھی۔ عمر کو اس گھر کا علم تھا۔ علی بن سفیان نے 2 سواروں سے کہا کہ وہ دونوں آدمیوں کو فوراً جراح کے پاس لے جائیں اور ان کا خون روکنے کی کوشش کریں۔ باقی سواروں کو عمر کی رہنمائی میں اس مکان کی طرف لے گیا جہاں آصفہ پہلے کئی بار جاتے دیکھی گئی تھی۔ پرانے زمانے کا بڑا مکان تھا، اسے لگے کئی مکان تھے۔ پچھواڑے سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ علی بن سفیان نے اپنے سواروں کو مکان کے دونوں طرف سے پیچھے بھیجا، 2 سواروں کو مکان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی اندر سے نکلے اسے پکڑ لو، بھاگنے کی کوشش کرے تو پیچھے سے تیر مارو اور ختم کر دو۔ سوار ابھی چکر کاٹ کر پچھواڑے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دینے لگے۔ علی بن سفیان نے ایک سوار سے کہا، سر پٹ جاؤ، اپنے کمانڈر سے کہو کہ اس مکان کو گھیرے میں لے لے اور اندر داخل ہو جائے، اندر کے تمام افراد کو گرفتار کر لو۔ سوار کیمپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے اپنے سواروں کو حکم دیا، ایڑ لگاؤ، پیچھا کرو، ایک دوسرے کو نظر میں رکھو، اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ یہ چنے ہوئے گھوڑے تھے اور ان کے سوار سلطان صلاح الدین ایوبی سے کئی بار خراج تحسین حاصل کر چکے تھے۔ سوار معلوم ہوتے تھے، ان کے گھوڑوں کے ٹاپ بتاتے تھے کہ اچھی نسل کے بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے ہیں۔ یہ شہر کا علاقہ تھا جہاں مکانوں کی رکاوٹیں تھیں، گلیاں تھیں جو گھوڑوں کی دوڑ کے لیے کشادہ نہیں تھیں۔ ان سے آگے کھلا میدان تھا، اندھیرے میں گھوڑے نظر نہیں آتے تھے، ان کی آوازوں پر پیچھا ہو رہا تھا۔ وہ جب کھلے میدان میں گئے تو ان کو چھپنا مشکل ہو گیا۔ افق کے پس منظر میں وہ سایوں کی طرح صاف نظر آنے لگے۔ وہ 4 تھے، انہوں نے کم و بیش 100 گز کا فاصلہ حاصل کر لیا تھا، پہلو بپہلو جا رہے تھے۔ علی بن سفیان کے حکم پر 2 سواروں نے اسی رفتار سے گھوڑے دوڑاتے تیر چلائے۔ تیر شاید خطا ہو گیا تھا، بھاگنے والے دانشمند معلوم ہوتے تھے۔ تیر ان کے قریب سے یا درمیان سے گزرے تو انہوں نے گھوڑے پھیر دیے۔ وہ اکٹھے جا رہے تھے، ان کے گھوڑے کھلنے لگے۔ نہایت اچھے طریقے سے گھوڑے ایک دوسرے سے خاصے دور ہٹ گئے۔ علی بن سفیان کا دستہ بہت تیز تھا، فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، مگر بھاگنے والوں کے گھوڑے اور زیادہ ایک دوسرے سے ہٹتے جا رہے تھے۔ آگے کھجوروں کے پیڑوں کا جھنڈ آ گیا، ان کے گھوڑے وہاں اس طرح ایک دوسرے سے ہٹ گئے کہ 2 دائیں طرف اور 2 کھجور کے بائیں طرف ہو گئے۔ یہ جگہ اونچی تھی، گھوڑے اوپر اٹھے اور غائب ہو گئے۔ پیچھا کرنے والے بلندی پر گئے تو انہیں آگے جو بھاگتے سائے نظر آئے وہ ایک دوسرے سے بہت ہی دور ہو گئے تھے۔ پھر وہ اتنی دور ہو گئے کہ ان کے رخ بھی بدل گئے۔ علی بن سفیان جان گیا کہ وہ اس کے سواروں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے کہا، ہر سوار کے پیچھے تقسیم ہو جاؤ، ایک دوسرے کو بتا دو، ایڑ لگاؤ، فاصلہ کم کرو، کمانوں میں تیر ڈال لو۔ سوار تقسیم ہو گئے، سب نے کندھوں سے ایک کمان اتار کر تیر ڈال لیے اور تقسیم ہو کر ایک ایک گھوڑے کے پیچھے گئے۔ ان کے گھوڑوں کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ ٹاپوں کے شور و گل میں کمانوں سے تیر نکلنے کی آواز سنائی دی۔ کسی نے تلوار للکار کر کہا، ایک کو مار لیا، گھوڑا بے قابو ہو گیا ہے۔ ادھر علی بن سفیان کے ساتھ جو 2 سوار تھے انہوں نے ایک بیک تیر چلائے۔ اندھیرے میں تیر کھتا جانے کا ڈر تھا اور تیر کھتا جا بھی رہا تھا، پھر بھی انہوں نے ایک اور گھوڑے کو نشانہ بنا لیا۔ دوسرے نے اپنے گھوڑے سے جھک کر اس کے پیٹ میں برچی داخل کر دی، مگر گھوڑا تو بھاگ رہا تھا، گرا نہیں۔ سوار زندہ پکڑنا تھا۔ علی بن سفیان کے ایک سوار نے بازو بڑھا کر ایک سوار کی گردن جکڑ لی۔ نیچے گھوڑا زخمی تھا، وہ رکتے رکتے رک گیا۔ اس پر ایک آدمی سوار تھا اور لڑکی جسے سوار نے آگے بٹھا رکھا تھا۔ لڑکی شاید بے ہوش تھی۔
सेरा की तारीख रातों रात में अब किसी सर पर दौड़ते घोड़े की टाप सुनाई देती थी। सवार एक दूसरे को पुकार रहे थे। उनकी आवाज़ों से पता चलता था कि उन्होंने भागने वालों को पकड़ लिया है। अली बिन सुफियान ने सबको इकट्ठा कर लिया। भागने वाले पकड़े गए थे और उनके दो घोड़े जख्मी थे। उनके घोड़ों को मरने के लिए सहरा में छोड़ दिया गया था। भागने वाले 5 थे, 4 आदमी और एक लड़की। लड़की गिर पड़ी। भागने वालों में से एक ने कहा, हमारे साथ तुम लोग जो सलूक करना चाहते हो कर लो, मगर ये लड़की जख्मी है। हम उम्मीद रखेंगे कि तुम इसे परेशान नहीं करोगे। एक घोड़े की जीन के साथ मशालें बंधी हुई थी, खोल कर जलाई गई। लड़की को देखा गया। बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की थी। उसके कपड़े खून से सुर्ख हो गए थे। उसके कंधे पर गर्दन के करीब खंजर का गहरा जख्म था। उससे इतना खून निकल गया था कि लड़की का चेहरा लाश की तरह सफ़ेद और आंखें बंद हो गई थीं। अली बिन सुफियान ने जख्म में कपड़ा ठूंस कर ऊपर एक और कपड़ा बांध दिया और उसे एक घोड़े पर डालकर सवार से कहा कि जल्दी जर्राह तक पहुंचो। वहाँ जल्दी का तो सवाल ही नहीं था। वो शहर से मीलों दूर निकल गए थे। कैदियों में एक बूढ़ा भी था। एक काफिला जब काहिरा पहुंचा तो सुबह तुल हो रही थी। सुल्तान को रात के वक्त की इत्तला मिल गई थी। अली बिन सुफियान हस्पताल गया। जर्राह और तबीब कैदी लड़की की मरहम पट्टी में और होश में लाने में मसरूफ़ थे। सवार ने उसे थोड़ी देर पहले पहुंचा दिया था। अलबर्क की पहली बीवी और आज़र होश में आ गए थे, मगर उनकी हालत तसल्ली बख्श नहीं थी। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी हस्पताल में मौजूद था। उसने अली बिन सुफियान को आगे करके कहा, मैं बहुत देर से खड़ा हूँ। मैंने अलबर्क को बुलाने के लिए आदमी भेजा तो उसने अजीब बात बताई। वो कहता है कि अलबर्क होश में नहीं, उसके कमरे में शराब के प्याले और सुराही पड़ी है। क्या वो शराब पीने लगा है? उसे इतना भी होश नहीं कि उसकी बीवी घर से बाहर जख्मी पड़ी है। मैंने उसकी बीवी से अभी कोई बात नहीं की। उसने मना कर रखा है। उसकी एक नहीं 2 बीवियां हैं, जख्मी है। अली बिन सुफियान ने कहा, ये लड़की जिसे हमने सेहरा में जाकर पकड़ा है अलबर्क की दूसरी बीवी है। ज़रा जख्मों को बोलने के काबिल होने दो। हमने बहुत बड़ा शिकार मारा है। अलबर्क सूरज निकलने के बाद जागा। मुलाजिम के बताने पर दौड़ता आया। उसकी दोनों बीवियां जख्मी पड़ी थीं। उसे चारों जासूस दिखाए गए। वो बूढ़े को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे वो आसिफा का बूढ़ा खाविन समझता था। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने यह वारदात अपनी तहवील में ले ली, क्योंकि ये जासूसों के पूरे गिरोह की वारदात थी और इसमें उसका ख़ास आदमी शरीक था, जिसे फ़ौज के तमाम राज और आइंदा के मंसूबे मालूम थे। जो ही जख्मी बयान देने के काबिल हुए, उनसे बयान लिए गए। उनसे ये कहानी बनी कि अलबर्क की पहली बीवी को जब अली बिन सुफियान ने बताया कि उसके खाविंद की दूसरी बीवी मुश्तबा चाल चलन की है और वो जासूस मालूम होती है, तो सख्त गुस्से के आलम में घर चली गई। वो अपने खाविंद को और आसिफा को कत्ल कर देना चाहती थी, लेकिन अली बिन सुफियान ने उसे कहा था कि जासूसों को जिंदा पकड़ा जाता है ताकि उनके छुपे हुए साथियों का सुराग लगाया जा सके। उसने अपने आप पर काबू पाया और आसिफा पर गहरी नज़र रखने लगी। उसने रात को सोना भी तर्क कर दिया। मौका देखकर उसने उनके सीने सोने वाले कमरे में के उस दरवाजे में छोटा सा सुराख कर लिया, तो दूसरे कमरे में खुलता था। रात को सुराख में से उन्हें देखती रहती थी। 2 रातें तो उसने यही देखा कि लड़की अलबर्क को शराब पिलाती और नंगेपन का पूरा मुजाहरा करती। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की बातें ऐसे अंदाज में करती जैसे उसका पीरो मुर्शिद हो। सलीबियों को बुरा भला कहती और वही बातें करती जो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के जंगी मंसूबों में शामिल थीं। अलबर्क उसे बताता था कि सुल्तान क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। अलबर्क की पहली बीवी ने 2 रातें यही कुछ देखा और सुना था। तीसरी रात वो नाटक खेला गया जिसका अलबर्क की बीवी को बेताबी से इंतजार था। आसिफा ने अलबर्क को शराब पिलानी शुरू की और उसे बिल्कुल हैवान बना दिया। आसिफा दोनों प्याले उठाकर ये कहकर दूसरे कमरे में चली गई, दूसरी लाती हूँ। वो वापस आई तो प्यालों में शराब थी। उसने एक प्याला अलबर्क को दे दिया, दूसरा खुद मुँह से लगा लिया। उसके बाद उसने बेहद नंगी हरकत की और अलबर्क बेसुध लेट गया। आसिफा ने कपड़े पहने और अलबर्क को आहिस्ता आहिस्ता बुलाया। वो ना बोला। फिर उसे हिलाया, हाथ से उसके पलकें ऊपर की, मगर उसकी आंख न खुली। उसने प्याले दूसरे कमरे में ले जाकर शराब में बेहोश करने वाली कोई चीज़ अलबर्क के प्याले में डाल दी। आसिफा ने कपड़े पहने, ऊपर स्याह चादर इस तरह ले ली कि सर से पांव तक छुप गई। आधी रात होने को थी। उसने किंदेल बुझा दी और बाहर निकल गई। पहली बीवी आग बगोला हो गई। उसने खंजर उठाया, ऊपर लिबादा ओढ़ा, वो कमरे से निकलने लगी तो देखा कि आसिफा एक मुलाजिमा के साथ खुसुर फुसुर कर रही थी।
اسے پتہ چلا کہ ملازمہ کو اس نے ساتھ ملا رکھا ہے۔ آصفہ باہر نکل گئی، ملازمہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بیوی بڑے دروازے سے نکل گئی، بہت تیز تیز چلتی آصفہ کے تعاقب میں گئی۔ اس کے قدموں کے آٹ پر جا رہی تھی۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ آصفہ کو شاید اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ رک گئے۔ پہلی بیوی اندھیرے میں اچھی طرح دیکھ نہ سکی۔ وہ آصفہ کے قریب چلی گئی اور رک گئی۔ اچانک آمنے سامنے آ جانے سے پہلی بیوی فیصلہ نہ کر سکی کہ کیا کرے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، کہاں جا رہی ہو آصفہ؟ پہلی بیوی کو معلوم نہ تھا کہ لڑکی کی حفاظت کے لیے دو آدمی چھپ چھپ کر اس کے ساتھ جاتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ آصفہ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ البرق کی پہلی بیوی سے ہنس کر کہا، میرے پیچھے آئی ہیں یا کہیں جا رہی ہیں؟ اتنے میں پیچھے سے پہلی بیوی کو بازو میں جکڑ لیا گیا، مگر اس عورت نے گرفت مضبوط ہونے سے پہلے ہی جسم کو زور سے جھٹکا دیا اور آزاد ہو گئی۔ اس نے تیزی سے خنجر نکال لیا۔ اس کے سامنے ایک آدمی تھا۔ عورت نے اس پر وار کیا جو بچ گیا۔ آدمی نے ایسا وار کیا کہ خنجر عورت کے پہلو میں اتر گیا۔ اس آدمی نے دیکھ لیا تھا کہ عورت کے پاس خنجر ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پہلی بیوی نے آصفہ پر حملہ کیا اور خنجر اس کی گردن اور کندھے کے درمیان اتار دیا۔ لڑکی نے زور سے چیخ ماری۔ آدمی نے پہلی بیوی پر وار کیا۔ جو عورت پھرتی سے بچ گئی، اس نے وار کیا تو اس آدمی نے اس کا بازو اپنے بازو سے روک لیا۔ آصفہ گر پڑے تھے۔ البرق کی پہلی بیوی کو بھی گہرا زخم آیا تھا جو پہلو سے پیٹھ تک چلا گیا تھا۔ وہ ڈگمگانے لگی۔ وہ آدمی آصفہ کو اٹھا کر کہیں چلا گیا۔ علی بن سفیان کے دو جاسوس عمر اور آزر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسری عورت کون ہے۔ عمر اس آدمی کے پیچھے چھپ کر گیا جو آصفہ کو اٹھا لے گیا تھا۔ اسی مکان میں لے گئے جہاں وہ جایا کرتی تھیں۔ وہاں سے عمر علی بن سفیان کو اطلاع دینے چلا گیا۔ آزر نے بتایا کہ وہ وہیں چھپا رہا ہے۔ زخمی عورت وہیں پڑی تھی، وہاں اور کوئی نہ تھا۔ آزر اس عورت کے پاس چل کر بیٹھ گیا۔ پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر سے 3 وار کیے اور حملہ آور بھاگ گیا۔ آزر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ شام تک البرق کی پہلی بیوی اور آزر کی حالت بگڑ گئی۔ جراح طبیبوں نے بہت کوشش کی مگر وہ زندہ نہ رہ سکے۔ البرق کسی بیوی نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ میں اپنے خاوند کو قربان کر سکتی ہوں، قوم اور ملک کی عزت کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے قوم کے نام پر جان دے دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم سے خادم الدین البرق کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس نے یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ اس نے جرم دانستہ نہیں کیا، وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بیوقوف بن گیا تھا، مگر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس نے حکومت اور فوج کے راج شراب اور حسین لڑکی کے نشے میں دشمن کے جاسوسوں تک پہنچائے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی قتل کا جرم بخش سکتا تھا، شراب خوری اور عیاشی اور دشمن کو راز دینے کے جرم نہیں بخشا کرتا تھا۔ آصفہ سے اس روز کوئی بیان نہیں لیا گیا۔ اس پر زخم کا اتنا اثر نہ تھا جتنا خوف کا تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی، سپاہی نہیں تھی۔ اسے شہزادی کے روپ میں شہزادوں کے بھید لینے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا یہ حشر بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر زیادہ خوف اس کا تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیدی ہے اور مسلمان اسے بہت خراب کریں گے۔ ایک خطرہ یہ بھی نظر آیا تھا کہ مسلمان اس کے زخم کا علاج نہیں کریں گے۔ اس نے اس خطرے کا اظہار ہر اس آدمی سے کیا جو اس کے قریب گیا۔ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح روتے تھے۔ علی بن سفیان نے اسے بہت تسلی دی کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کسی مسلمان زخمی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنا چاہتی تھی۔ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بلا لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس حالت میں وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تلوار کا نہیں دل کا بادشاہ ہے۔ آصفہ نے روتے ہوئے کہا، اتنا بڑا بادشاہ جسے شکست دینے کے لیے عیسائیوں کے سارے بادشاہ اکٹھا ہو گئے۔ ایک مجبور لڑکی کو دھوکہ دیتے اچھا نہیں لگتا۔ لوگوں سے کہو کہ مجھے فوراً زہر دے دیں، میں اس حال میں کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکوں گی، کہو تو میں تمہارے پاس ہر وقت موجود رہوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، تکلیف بھی نہیں دوں گا، مگر وعدہ کرو کہ تم بھی مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ تم ذرا اور بہتر ہو تو طبیب میں کہا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اگر تمہیں تکلیف دینی ہوتی تو میں اسی حالت میں قید خانے میں ڈال دیتا، تمہارے زخم پر نمک ڈالا جاتا، تم چیخ چیخ کر اور چلا کر اپنے جرم اور اپنے ساتھیوں کو پردے اٹھاتی، مگر ہم کسی عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے۔ البرق کی بیوی مر گئی، لیکن تمہیں زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔
मैं ठीक हो जाऊंगी तो मेरे साथ क्या सलूक करोगे? उसने पूछा, यहाँ तुम्हें कोई मर्द इस नज़र से नहीं देखे या कि तुम एक नौजवान औरत और खूबसूरत लड़की हो। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, तुम ये खदशा दिल से निकाल दो, तुम्हारे साथ वही सलूक होगा जो इस्लामिक कानून में लिखा है। उस मकान की लश्कर तलाशी ली गई जहाँ आसिफा जाया करती थी। वो किसी का घर नहीं था, जासूसों का अड्डा था। अंदर ही अंदर अस्तबल बना हुआ था। अंदर से 5 आदमी बाहर हुए थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इन पांचों ने और इन चारों ने जिन्हें ताक़ुब में पकड़ा गया था, जुर्म का इतराफ़ करने से इनकार कर दिया। आखिरकार उन्हें इस तहखाने में ले जाया गया जहाँ पत्थर भी बोल पड़ते थे। बूढ़े ने तस्लीम कर लिया। उसने उस लड़की को दाने के तौर पर फेंक कर अलबर्ग को फांसा था। उसने सारा नाटक सुना दिया। दूसरे उसने बहुत सी पर्दे उठाए और उस मकान का राज फाश किया जिसे शहर के लोग एहतराम की निगाहों से देखते थे। उस मकान में बहुत सी लड़कियां रखी गई थीं जो 2 मकसद के लिए इस्तेमाल होती थीं, एक जासूसी के लिए और दूसरी हाकिमों और ऊंचे घरानों के मुसलमान नौजवानों को अखलाक तबाह करने के लिए। वह मकान जासूसों और तखरीबकारों का अड्डा था। उन जासूसों ने यह भी बताया कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की फ़ौज में उन्होंने अपने आदमी भर्ती करा दिए हैं जिन्होंने सिपाहियों में जुएबाजी की आदत पैदा कर दी है। वारी हुई बाजी जीतने के लिए एक दूसरे के पैसे चुराते और चोर बनते जा रहे हैं। शहर में उन्होंने 500 से ज़्यादा फ़ाहिशा औरतें फैला दी हैं जो नौजवानों को फांस कर उन्हें अय्याशी की राह पर डाल रही हैं। खुफिया कीमारखाने भी खोल दिए गए हैं। उन लोगों ने यह भी बताया कि उन सूडानियों को सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के खिलाफ भड़काया जा रहा है जिन्हें फ़ौज से निकाल दिया गया था। सबसे अहम इंकशाफ यह था कि उन्होंने 6 ऐसे मुसलमान अफीसर के नाम बताए जो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की हुकूमत में अहम हैसियत रखते थे मगर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के खिलाफ काम कर रहे थे। आसिफा ईसाई लड़की थी। उसका नाम फ्लेमिंगो बताया गया है। वो यूनानी थी। उसे 13 साल की उम्र में से एक काम की ट्रेनिंग दी जा रही थी। उसे मिस्र की ज़बान सिखाई गई। ऐसे सैकड़ों लड़कियां मुसलमान इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए तैयार की गई थीं जिन्हें चोरी छिपे इधर भेजा गया था। उस लड़की ने भी कुछ न छुपाया। 15 रोज़ बाद उसका ज़ख्म ठीक हो गया। उसे जब बताया गया कि उसे सजाए मौत दी जा रही है तो उसने कहा, मैं खुशी से ये सज़ा कबूल करती हूँ। मैंने सलीब का मिशन पूरा कर दिया। उसे जल्लाद के हवाले कर दिया गया। दूसरों की भी अभी ज़रूरत थी। उनकी निशानदेही पर चंद और लोग पकड़े गए जिसमें से चंद एक मुसलमान भी थे। उन सब को सजाए मौत दी गई। अलबर को 100 कोड़ों की सजा दी गई जो बर्दाश्त न कर सका और मर गया। उसके बच्चों को सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने सरकारी तहवील में ले लिया। उनके लिए सरकारी खर्च पर मुलाजिमा और उस्ताद मुकर्रर किए गए। वे अलबर के बच्चे नहीं, एक मुजाहिदा के बच्चे थे। उनकी माँ शहीद हो गई थी। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे